शायराना सी है जिंदगी की फजा, आप भी जिंदगी का मजा लीजिए। शायराना सी है जिंदगी की फजा, आप भी जिंदगी का मजा लीजिए। मैं गजल बन गया आपके सामने, मैं गजल बन गया आपके सामने, शौक से अब मुझे गुनगुना लीजिए। शायराना सी है जिंदगी की फजा, आप भी जिंदगी का मजा लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए आज हम लोग डिस्कशन के लिए लेकर आए हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, जो कि सीडीपी सीटेट के तहत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं कि मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत को दिया था किसने। तो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत को देने का जो काम किया था सिगमंड फ्रायड ने किया था। देखिए मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत आखिर है क्या। तो जनरली यह जो है नैदानिक पृष्ठभूमि के आधार पर दी गई है। मनोविश्लेषणवादी नाम से ही लग रहा है कि मनोविश्लेषणवादी यानी मन का जो विश्लेषण करके या मन का विश्लेषण करके जो आपके बारे में वह जानकारी इकट्ठा करेगा। तो मनोविश्लेषणवादी जो सिद्धांत है उसकी स्थापना की गई थी नैदानिक पृष्ठभूमि। नैदानिक देख रहे हैं आप, नैदानिक माने निदान, निदान माने क्या, जो कमी है उसको आपको पता लगाना। वैसे मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत जो सिगमंड फ्रायड ने जो दिया था वह 3 आधार पर दिए थे। उसके अंतर्गत 3 थ्योरी को शामिल किए थे, जिसमें पहला है स्थलाकृति संरचना। स्थलाकृति संरचना क्या होती है, तो इसमें फ्रायड ने कहा कि व्यक्ति के अंदर 3 प्रकार की मानसिक क्रिया होती है, मेंटली जो एक्टिविटी होती है वह 3 प्रकार के होती है। कौन कहा था, सिगमंड फ्रायड ने। पहला कहा उन्होंने अचेतन, दूसरा अचेतन और तीसरा होता है चेतन, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। अब यहां से समझिएगा अचेतन क्या होता है, जो घटनाएं हमें पूरी तरीके से भूल चुके हैं, यानी आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसे आपने पूरी तरह से भूल चुके हैं, आपके दिमाग में वो पार्ट न के बराबर है, तो हम कहते हैं कि वह अचेतन है। और चेतन क्या होता है, जो घटनाएं कुछ प्रयास के बाद याद रहती है, मतलब आप जब उसे याद करने का कोशिश करते हैं, सामने लाने का प्रयास करते हैं, तो कुछ प्रयास के बाद वो आ जाती है। चेतन जो होती है, जो घटनाएं हमेशा याद रहती है, यानी आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती रहती है, लेकिन जो सुखद पल होते हैं, जो आपके लिए अच्छे वाला होता है, वो हमेशा याद रहते हैं, तो वो जो घटनाएं होती है उसे हम चेतन कहते हैं। तो अब यहां समझिएगा, मान लीजिए कि आपके पास, हम इसी को लेके चलते हैं, एक बॉक्स है। तो बॉक्स में ये जो 90% भाग होता है आपका, ये 90% भाग, वह जो पार्ट्स होता है अचेतन मन का होता है। यानी आपके जीवन में घट रही घटनाओं का आप 90% जो पार्ट्स होते हैं वह बिल्कुल क्या हो चुके होते हैं, भूल चुके होते हैं। और 9% जो पार्ट्स होते हैं वह जो होता है आपका अर्धचेतन पार्ट्स होता है, जो कुछ प्रयास के बाद आपको याद रहती है। और यह जो केवल 1% पार्ट्स होता है जो हमारा चेतन मन का होता है, जो घटनाएं हमेशा याद रहती है। बस आपके जीवन में हो रहे जितने भी घटनाएं हैं उसका मात्र हम लोग 1% ही याद रखते हैं, और वह काम करता है कौन सा, आपका चेतन मन काम करता है। तो ये सिगमंड फ्रायड का आगे थ्योरी देखते हैं। तो आइए देखते हैं, और दूसरा जो उनका थ्योरी था सिगमंड फ्रायड का उन्हें संरचनावादी सिद्धांत दिया। उन्होंने क्या कहा कि हमारा व्यक्तित्व 3 कारकों से निर्धारित होता है। जो हमारा पर्सनालिटी है वह 3 फैक्टर्स जो होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डिटरमाइन करते हैं। वो कौन कौन सा होता है, ईद, ईगो और सुपर ईगो। काफी इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले समझिएगा ईद क्या होता है, जिसे हिंदी में ईदम कहते हैं, ईगो को अहम कहते हैं और सुपर ईगो को परा अहम कहते हैं। ईद जो होता है वह किसी भी व्यक्ति का प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर, सुख पर आधारित होता है, और ये किसी भी चीज में तुरंत उस चीज की पूर्ति चाहता है, यानी अपने आप को तुरंत सेटिस्फाइड होना चाहता है। और इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं, जैसे मान लीजिए कि आप सड़क से जा रहे हैं
और आपको कोई चीज पसंद आ गई तो आपका मन कहता है कि हमें अभी का अभी चाहिए। तो ये है हमारा ईद। लेकिन सुपर ईगो क्या है? तो सुपर ईगो इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी होता है, नैतिकता पर आधारित होता है। यानी सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। अगर कोई सही है तो उसे अपनी जान भी देकर वो उसका जान बचा लेगा, और गलत है तो उसको हर हाल में उसका जान भी वह ले सकता है या सजा दिलवा के रहेगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गलत है और उसको अगर कोई पीट रहा है तो यह व्यक्ति सुपर ईगो वाला कहेगा कि और इसको पीटो। नहीं, ये चूंकि नैतिकता पर आधारित होता है, ये बिल्कुल युधिष्ठिर बना रहता है, सत्य है तो सत्य है, गलत है तो गलत है। लेकिन ईगो जो होता है इन दोनों के बीच का काम करता है, रेफरी का काम करता है। यह न तो तुरंत संतुष्टि चाहता है और न ही यह बिल्कुल सही और गलत की बात करता है, यह दोनों के बीच के रास्ता का अपनाता है ताकि दोनों के बीच समझौता हो जाए। नहीं, मान लीजिए कि दो व्यक्ति लड़ रहा है तो ये ईगो वाला जो व्यक्ति होगा वह क्या करेगा, पहले दोनों को समझेगा और दोनों को इस तरीके से रास्ता निकालेगा कि न इसको लॉस हो न उसको लॉस हो, यानी दोनों को बीच के रास्ता निकाल देगा, समझौता करा देगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आता है, मान लीजिए कि किसी की बहन है और वह अकेली सुनसान जंगल वाले रास्ते से होकर गुजर रही है, और मान लीजिए किसी लड़के ने उसको देखा और उसके नियत में कुछ गलत नियत हो गई, तो वो क्या करता है कि वह तुरंत चाहता है कि उस लड़की को मैं उठा के भाग जाऊं। लेकिन क्या होता है, जब सुपर ईगो वाला जो मन होता है वो कहता है कि नहीं, यह किसी की बहन है, किसी की रिश्तेदार हो सकती है, इसलिए इसके साथ गलत करना बेकार है। लेकिन ईगो वाला व्यक्ति क्या कहेगा कि अभी थोड़ा सा और उधर चलते हैं, जब पूरी तरह से एकांत होगी तब हम इसको उठा लेंगे। तो ये काम करता है तीनों, यानी यह कहेगा कि अभी लड़की को उठा लो तुरंत, ना आगे देखेगा ना पीछे। सुपर ईगो कहेगा नहीं, किसी की बहन है, उसके साथ किसी भी प्रकार का गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन ईगो कहेगा कि नहीं, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, जब कोई व्यक्ति नहीं होगा तब हम इसे देखेंगे कैसा करना है। तो ये बीच का रास्ता अपनाएगा। तो ये होते, यानी आपके मन की इच्छाओं को तुरंत पूर्ति चाहिए तो वो ईद है, और अगर वह मन को बिल्कुल सत्य और असत्य पर परखे तो सुपर ईगो, और दोनों के बीच का रास्ता अपनाए तो ईगो। मान लीजिए कि आप रास्ते से जा रहे थे, आपको एक आम का पेड़ दिखा और वहां पे एक बहुत सुंदर फल था जो पका हुआ था आम, तो हमारा ईद वाला मन क्या कहेगा कि तोड़ लो और निकल जाओ। लेकिन सुपर ईगो मन क्या कहेगा, नहीं, यह दूसरे का पेड़ है, यह तोड़ना ठीक नहीं है, यह गलत है। लेकिन यह कहेगा नहीं, रुक जाओ, थोड़ा सा इंतजार करो, देख लो इधर उधर कोई है तो नहीं, अगर नहीं है तब यह कहेगा कि बीच का रास्ता अपना लो। तो इस तरीके से यह काम करता है आपका सिगमंड फ्राइड का सेकेंड सिद्धांत, संरचनावादी सिद्धांत, जो कि हमारा व्यक्ति तीन कारकों से निर्धारित होता है। तो आइए देखते हैं थ्योरी 3 जो है सिगमंड फ्राइड का, उन्होंने व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे को यौन ऊर्जा जन्म से ही होती है, यानी सेक्सुअल जो फीलिंग होती है वह जन्म से ही होती है, या सेक्सुअल एनर्जी, जिसे बच्चा अलग अलग अवस्था में अलग अलग तरीके से पूरा करता है। देखिए, एक लिबिडो होता है, यौन ऊर्जा, सेक्सुअल फीलिंग। ये क्या होता है, तो बच्चे जो होते हैं वह अपने सेक्सुअल फीलिंग को विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न तरीके से संतुष्ट करते हैं। जैसे पहला अवस्था है माउथ स्टेज, मुखावस्था, ये जन्म से 2 साल की अवस्था होती है, और बच्चा क्या करता है, अपने सेक्सुअल फीलिंग को समाप्त करने के लिए या संतुष्टि के लिए मुख का प्रयोग करता है। यानी कोई भी चीज बच्चा को दीजिएगा जन्म से 2 साल तक, तो वह कहाँ पे डालेगा, मुख में डालता है। देखिएगा कुछ नहीं मिलता तो अपना उंगली ही डाल लेता है, या अपनी मम्मी का उंगली डाल लेगा, या कोई भी चीज दीजिएगा खिलौना तो वह मुंह में ही उसको डालता है। यानी ये मुखावस्था है, यानी सेक्सुअल फीलिंग जो होती है, यौन ऊर्जा जो होती है, उसकी संतुष्टि उसको कहां से मिलती है, मुख से मिलती है। दूसरा होता है एनल स्टेज, गुदावस्था कहते हैं, यह 2 से 3 वर्ष होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं अपने अंदर जो बेकार की पदार्थें होती है उसे वह अपने पोटी के द्वारा या टॉयलेट के द्वारा बाहर करता है, और उसके बाद उसको ज्यादा संतुष्टि मिलती है और वो थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करता है। ये 2 से 3 वर्ष की अवस्था में ये स्टार्ट हो जाते हैं। और तीसरा अवस्था उन्होंने दिया फैलिक स्टेज। ये सब क्या है, ये सब जो है यौन ऊर्जा की प्राप्ति का एक स्रोत है। फैलिक स्टेज में सेशनावस्था होता है, ये क्या होता है, 3 से 6 वर्ष होता है, और इस अवस्था में बच्चे को लिंग का ज्ञान हो जाता है
कि हम लड़का है या लड़की है, लड़कों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, लड़की को कैसे व्यवहार करना चाहिए, नहीं, तो वो लड़का और लड़की में अंतर थोड़ा सा समझने लगता है। और इसी अवस्था में दो गुणों का विकास हो जाता है, एक ओडिपस और एक इलेक्ट्रा। ओडिपस क्या होता है तो समझिएगा, ओडिपस जो होता है यह लड़कों में अपने माता के प्रति प्रेम भाव की जागृति आ जाती है। मतलब ये जो होता है ओडिपस और इलेक्ट्रा एक अपोजिट लव होता है या अपोजिट अट्रैक्शन होता है, विपरीत लिंग के साथ आकर्षण होता है। लड़का अपने माँ के साथ आकर्षण में रहती है और पिता जो लड़की होती है वो अपने पिता के आकर्षण में रहती है। यानी ओडिपस जो होता है यह लड़कों में पाया जाता है और लड़का जो है अपनी माँ से प्रेम भाव रखती है लेकिन पिता से ईर्ष्या भाव रखती है। याद कर लीजिएगा इसे, यानी सिंपल सा बात समझिएगा, ओडिपस में लड़के का अपने माँ के प्रति लगाव होना और पिता के प्रति ईर्ष्या या जलन का भाव व्याप्त रहता है। इलेक्ट्रा में क्या होता है, लड़कियों में पाया जाता है और यह अपने पित प्रेम यानी अपने पिता से प्रेम भाव बढ़ाती है, पिता से लगाव रखती है, कुछ भी कहना हो तो पिता को कहती है, और अपने माता से ईर्ष्या भाव रखती है, उसे जलन रखती है, नहीं उसकी हर बातें उसे खराब लगने लगती है। तो ये दो आपकी स्टेज है, इसका फैलिक स्टेज का दो अवस्थाएं हैं, ओडिपस और इलेक्ट्रा। सिगमंड फ्रायड ने चौथी जो अवस्था दिया था सेक्सुअल एनर्जी का, उसमें देखिएगा चौथा था ये अव्यक्तता, लेटेंसी स्टेज। ये होता है 6 से 12 वर्ष होता है, जिसे हम स्कूल की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि बच्चा इसमें क्या करता है, स्कूल जाना शुरू कर देता है। और याद रखिएगा, जब बच्चे घर से निकल गए और स्कूल में जाना शुरू कर दिया है तो अब में जो सेक्सुअल फीलिंग था, एक यौन जो अनुभव था, वह शून्य या समाप्त जाती। क्यों? क्योंकि उसका अब ध्यान जो होता है खेल में लग जाता है या किसी दूसरे कार्यों में इसको ट्रांसफर कर देता है, नहीं भिन्न भिन्न कार्यों को करने लगता है, जिसके कारण वो जो अवस्थाएं थी सेक्सुअल फीलिंग वाली वो समाप्त हो जाती है। और पांचवा जो स्टेज है जीनाइटल स्टेज, जिसे ज्ञानेंद्रिय अवस्था भी कहते हैं, ये 12 वर्ष के आगे का अवस्था है। और इस अवस्था में आपको पता होगा कि बच्चा जो होता है मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है और अपने अंदर जो सेक्सुअल फीलिंग्स होती है वह फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा यानी शारीरिक संपर्क के द्वारा भी वह पूरा कर लेता है। तो उन्होंने सिगमंड फ्रायड ने 5 अवस्थाएं बताया था सेक्सुअल एनर्जी का, यौन ऊर्जा का, कि बच्चे अलग अलग तरीके से अपने यौन ऊर्जा को पूर्ति करते हैं। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले पार्ट्स में। एक नया पार्ट लेकर और आ रहा हूं सीडीपी के तहत। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।